हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने लेजिस्लेचर जो आपका ये यूनिट 7 है BPSC 132 का, इसका जो यूनिट 7 है तो ब्लॉक 3 में से है ये। ठीक है, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा। तो जो ये वाला इसके वीडियोस मैंने पहले दो कराए हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसमें मैंने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात की है और आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जैसे स्पीकर हो गया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हो गया, वो उसके बारे में बात की है। ठीक है, अगर आपको वो समझना है तो पहले आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको आता है देन कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है आपका। लोकसभा आता है, राज्यसभा आते हैं और प्रेसिडेंट आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी एसेंट, उनका भी जो बिल, कोई भी बिल जो होती है उसको लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट का भी साइन लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं उसके। तो ये है आपका। अब ये आप याद रखना, ये नहीं है कि लेजिस्लेचर वो उसमें एक ये है, मतलब ये नहीं है कि वो उसमें मेंबर है। जो प्रेसिडेंट है वो ना ही लोकसभा के मेंबर हैं ना ही वो राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। वो कभी भी आप नहीं देखोगे कि वो कहीं पे बैठे होते हैं उधर। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो बैठेंगे इस पे आपके किसी इसमें जो जब भी लॉ के ऊपर कोई बहस चल रही होगी तो वो वहाँ पे बैठे होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो वो सिर्फ इसके पार्ट है, मतलब लॉ जो मेकिंग जो प्रोसीजर होता है उसका पार्ट है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के मेंबर है, दोनों हाउसेस के मेंबर वो नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, लॉ मेकिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो होता है ना, इसका सबसे जो मेन काम होता है वो होता है आपका लॉ बनाना, कानून को बनाना। ठीक है, वो इसका मेन काम होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो ये हमें कुछ ये बताएं, इसी कुछ स्टेजेस बताएं जिसमें कोई भी लॉ, जो कोई भी बिल है वो कैसे लॉ बनती है। तो देखो, द फर्स्ट स्टेज ऑफ legislation is the introduction of a bill which embodies the proposed law and is accompanied by the statement of objectives and reasons। तो देखो पहला क्या होता है, जो पहला स्टेज होता है ना लेजिस्लेशन में, जब भी लॉ बनने वाला होता है, वो होता है कि पहले जो है बिल को लाया जाता है। जो वो कागज़ एक लाते हैं, उस पर सारा लिखा होता है कि हाँ ये लॉ, इस टाइप का हम लॉ बनाना चाहते हैं, इसमें ये होगा, इसके बाद ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट टाइप का होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उस बिल, वो बिल होती है, अभी वो लॉ नहीं बना होता है। ठीक है, वो बिल होता है। तो उसके साथ कुछ ये भी बताए होते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और क्या रीजंस, मतलब साथ में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या उसके, वो क्या उससे आप करना चाहते हो, उस लॉ का क्या मकसद है और उससे क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप ये लागू करना चाह रहे हो, वो सारा बताया जाएगा। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो जो इंट्रोडक्शन है ना, जब बिल का कोई भी मेंबर है आपका जो पार्टी का, वो वहाँ पे जब लॉ को लाएगा, तो मतलब लॉ नहीं, सॉरी, बिल को जब इंट्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, तो उसको आप जो पहला वो जो उस इंट्रोड्यूस कराता है ना, पहला जो पहली बार जब उसको खोला जाता है उस पेपर को, तो उसको आप फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल भी बोलते हो, यानी पहली बार उसको रीड किया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 किस्म की बिल्स होती हैं, ये याद रखना आप। एक होता है ऑर्डिनरी बिल्स और दूसरा होता है मनी बिल्स। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल्स, दूसरा होता है मनी बिल्स। उसके बाद अ बिल अदर देन मनी और फाइनेंशियल बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिक्वायर्स पैसेज इन बोथ द हाउसेज बिफोर इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर द प्रेजिडेंट्स एसेंट। देखो, कोई भी बिल जो मनी बिल नहीं होगी, मतलब पैसे के रिलेटेड, और जो कि फाइनेंशियल, जहाँ पे पैसे की बात आ जाएगी, फिर इसकी भी किस्में होती हैं, वो आपको आगे मैं समझाऊंगी। तो ये जो, ये आपको समझ आ जाएगा, मनी और फाइनेंशियल जो बिल्स होती हैं, इसमें अगर इसके बगैर बाकी जो बिल्स हैं वो जो हैं वो आपके किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, ज़रूरी है कि पहले वो लोकसभा में की जाएगी या पहले राज्यसभा में, बल्कि वो अगर वो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल नहीं है तो वो आपकी किसी भी हाउस में कराई जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसको फिर लिया जाता है प्रेसिडेंट के साइन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर तभी प्रेसिडेंट का साइन उस पर होगा जब वो दोनों हाउसेस में किसी में भी उसको ये किया जाएगा, मतलब किया, इसको साइन हो जाएगा, या दोनों हाउसेस में से वो साइन मिल जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अगर प्रेसिडेंट भी उस पर साइन कर देता है अपना, तो फिर वो आपका लॉ बन जाता है। ओके, आया आपको समझ यहाँ तक? ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता होगा ना, प्लीज़ मुझे बोल दिया करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो जी, उसके बाद है आपका
अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। जो बिल है ना उसके बाद ये कोई भी इंट्रोड्यूस करा सकता है, कोई भी बिल का जो पेपर है ना कोई भी वहाँ पे कर सकता है, खोल सकता है, बता सकता है बाकियों को। वो आपका मिनिस्टर भी कोई हो सकता है पार्टी का, या कोई भी मिनिस्टर हो सकता है वो, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर या कोई भी, जो भी फाइनेंशियल मिनिस्टर, मतलब जो भी वहाँ पे होगा ना, एजुकेशन का, वो कोई भी कर सकता है, और प्राइवेट मेंबर भी ये इंट्रोड्यूस करा सकता है। एवरी बिल दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस हैज़ टू बी पब्लिश इन द गैजेट। कोई भी जो भी बिल, मतलब जो हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो उसको जितनी भी बिल्स होंगी ना उनको जो गैजेट एक अलग से किताब होती है उसमें उसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे बिल आई थी। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ बनेगा तभी वो की जाएगी, बल्कि वो बिना बने भी उधर वहाँ पे उसको ऐड कर दिया जाएगा कि हाँ कभी ऐसा भी था, मतलब ऐसी भी बिल आई थी। नॉर्मली देयर इज़ नो डिबेट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, जब उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तब कोई भी बहस वहस नहीं होती है राज्यसभा या लोकसभा में। द मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल मे मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिल। तो जो मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है ना बिल को, जो बाकियों को दिखा रहा है बिल, तो वो शॉर्ट में बता सकता है कि इसकी क्या, किस लिए हम ये लॉ लाना चाहते हैं कंट्री में, और इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो बता सकता है। If the bill is opposed at this stage, one of the members opposing the bill may be permitted to give his reasons। तो अगर इस टाइम पे आपका जो बिल को कोई अपोज करता है ना, तो जो अपोज करने वाला मेंबर है ना, किसी को भी जो भी अपोज कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कि मतलब रीजंस बताओ क्यों आप अपोज कर रहे हो, क्यों इसके खिलाफ हो इस बिल के, ठीक है। आफ्टर दिस द क्वेश्चन इज पुट टू द वोट। उसके बाद अगर किसी ने बहस वहस नहीं की, अगर बहस थोड़ी बहुत होगी तो उसके बाद बोला जाता है कि चलो अब वोट करते हैं सारे, फिर वोट के लिए, मतलब उस बिल के ऊपर वोट देखते हैं कि कितना इसको चलो वोट करते हैं, ठीक है। इस टाइप का होता है कि जो चाहते होंगे कि ये बनना चाहिए वो भी वोट करेंगे, जो अपोज कर रहे होंगे तो वो भी वोट करेंगे। इफ़ द हाउस इज़ इन फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल देन इट गोज़ टू द नेक्स्ट स्टेज। अगर इस टाइम पे जो कोई भी हाउस है दोनों में से, यहाँ पे अगर ये इंट्रोडक्शन जो है बिल का है, इसके मतलब बोल रहे हैं कि हाँ ये बिल आना चाहिए, ये लॉ बिल जो है लॉ बनना चाहिए, तो फिर उसके बाद ये दूसरे स्टेज पे चले जाती है, ठीक है। यानी उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाएगी, और उसके बाद अगर वो भी पास कर देते हैं देन वो अगले फिर प्रेसिडेंट के पास चले जाती है। देखो या उसके दूसरा जो स्टेज है, अब हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे, इन द सेकेंड स्टेज देयर आर 4 अल्टरनेटिव कोर्सेज। यहाँ पे 4 रास्ते होते हैं इस बिल के लिए 4 रास्ते। देखो पहला क्या होता है, फर्स्ट आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन अ बिल में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो देखो पहले इसके बाद जो इंट्रोडक्शन हो गया उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, फिर ये इस पे देखते हैं कि हाँ अच्छा ये बनना चाहिए लॉ, नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसके बाद सेकेंड इट में बी रेफर टू या तो देखो पहला होता है कि हाँ बन जाएगा, मतलब बिना कोई ये तमाशा किए वगैरह, सब बोलते हैं हाँ ये बनना चाहिए, तो ये हो सकता है, एक सिंपल सा है, ठीक है, कि हाँ लॉ बन जाए। दूसरा है कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो, या कुछ लॉ में है मसला, तो उसके बाद जो ये लॉ है इसको सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस के पास भेजा जाएगा। तो मतलब जो इसके रिलेटेड आपकी जो कमेटी है, इस जो ये लॉ जिस भी इशू के ऊपर है उसके रिलेटेड जो कमेटी होगी, वहाँ पे कमेटीज़ के बारे में भी आप आगे जाकर पढ़ोगे इसमें, ठीक है, तो उसके पास भेजी जाएगी। तीसरा हो सकता है कि जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउसेस। तो दोनों हाउसेस में से अगर कोई ज़्यादा इशू है इसमें, तो फिर दोनों हाउसेस में उसकी भी कमेटी एक ली जाएगी, इसकी भी, तो कुछ मेंबर्स मिलके उसमें से भी इसमें से भी मिलके इस पर बात करेंगे और इसके बारे में छानबीन करेंगे। फोर्थ हो सकता है कि अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है इस लॉ में, तो इट मे बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ सोलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो अगर ज़्यादा इसमें लग रहा है तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इसको इस लॉ के लिए पब्लिक वोट के लिए डाल सकते हैं कि लोगों का फिर नज़रिया देखा जाएगा, लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेके। फिर अगर लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है ये आना चाहिए तो आ सकता है वो लॉ, अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर नहीं बनाया जाएगा उसको लॉ। वाइल द फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर जनरली अडॉप्टेड इन द केस ऑफ रूटीन लेजिस्लेशन, द लास्ट ऑप्शन इज रिस्टोर्ड टू ओनली व्हेन द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज लाइकली टू अरोज पब्लिक कंट्रोवर्सी एंड एगिटेशन।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले 3 ऑप्शन है ना, ये आप जनरली देखोगे सारे, मतलब जितने भी लॉज वगैरह, मतलब जितने भी बिल्स होती हैं उसमें ये होता ही होता है। लेकिन जो लास्ट वाला है ना, आप नहीं देखोगे, ज़्यादा लॉज में ऐसा होता ही नहीं है। ये तब होता है जब इनको लगता है कि अगर ये बिल जो है, अगर कानून लागू किया जाएगा इस किस्म का, तो हो सकता है आगे जाके लोग इससे नाखुश हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, दंगे फसाद हो जाएं, तो गुस्सा पैदा हो जाए लोगों के अंदर, तो इसलिए ये चौथा रास्ता अपनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है द डे वन ऑफ दिस मोशन इज कैरिड आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बिल एंड इट्स जनरल प्रोविजंस में बी डिस्कस। तो जो पहला दिन है उस दिन जितने सिंपल से जो भी इसके प्रोविजंस है, इस बिल के जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, जो भी इसमें लिखा गया है, उसको डिस्कस किया जाता है। इफ़ द बिल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, अमेंडमेंट्स टू द बिल एंड क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल इज अंडरटेकन। उसके बाद अगर इनको लगता है कि जो मेंबर्स है वहाँ पे बैठे हुए हाउस में, उनको लगता है कि हाँ ये बिल सही है, इसमें मतलब ठीक है, हमें इस पर देखना चाहिए, नज़र डालनी चाहिए, तो वो एक एक करके उसके सारे जितने भी कानून है, अपोजिशन भी वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है, सारे इसमें पढ़ते हैं, एक एक क्लॉज को उसके समझते हैं कि कहीं इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तो उसको सारा समझते हैं बिट बाय बिट। इफ़ द बिल इज़ रेफर टू द सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, इट कंसिडर्स द बिल एंड सबमिट्स इस रिपोर्ट टू द हाउस। अगर बिल को सिलेक्ट कमेटी जो हाउस की होगी उसको दिया जाएगा, तो जो कि इसके रिलेटेड, जो इसके रिलेटेड जो होगी ना, कुछ मेंबर्स होंगे जिनको पता होगा इसके बारे में ज़्यादा, तो अगर उनके पास दी जाएगी, उनको फिर उनका क्या काम होगा, कुछ टाइम तक इस पर पूरी उनको छानबीन करनी है, उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट बनानी है और वो हाउस के सामने रखनी है। देन द क्लॉजेज ऑफ द बिल आर ओपन टू कंसिडरेशन एंड अमेंडमेंट्स आर एडमिसिबल। तो उसके बाद जितने भी क्लॉजेज वगैरह होंगे कुछ भी बिल में, वो सारे आप उस टाइम पे ठीक कर सकते हो, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि नहीं कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें करनी है, नई डालनी है, ऐड करनी है, काटनी है, वो कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेज। ये वाला जो पहला स्टेज है, ये इसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाता है। वंस द क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन इज ओवर एंड एवरी क्लॉज इज वोटेड, द सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल कम्स टू एन एंड। तो उसके बाद जैसे ही आपका ये पूरा क्लॉज बाय क्लॉज इसको देखा जाता है, पूरी इसकी रीडिंग वगैरह की जाती है, तो फिर वोट वगैरह हो जाता है, तो इसी के साथ जो अपना आपका जो दूसरा स्टेज था वो ख़त्म हो जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद वाला स्टेज। ठीक है। तो अब तीसरा स्टेज, तीसरे की बात करेंगे अगर हम। इन द थर्ड स्टेज द मेंबर इन चार्ज मूव्स दैट द बिल बी पास्ड। तो उसके बाद जो ये है आपके तीसरे स्टेज पे क्या होता है, जो मेंबर चार्ज होता है वो इसको, मतलब यहाँ पे आप समझो जो आपका वहाँ पे हाउस का ये बैठा हुआ है, जो इसको ये है ना, जो जिसको चार्ज दिया गया है बिल का, वो फिर बोलता है कि ये, उसको बोलता है कि ये बिल पास होगी। एट द थर्ड रीडिंग द प्रोग्रेस, मतलब उसके बाद वो भेजता है पास होने के लिए इसको। एट द थर्ड रीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिल इज क्विक एज नॉर्मली ओनली वर्बल और प्योरली फॉर्मल अमेंडमेंट्स आर मूव्ड एंड डिस्कशन इज वेरी ब्रीफ। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर ऊपर से इसकी क्योंकि मेन तो हो गया है पहले ही वाले में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि इसमें यहाँ पे जल्दी जल्दी से ऊपर से इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इसको शॉर्ट में इसका डिस्कशन होता है, तो ख़त्म हो जाता है। वंस ऑल द अमेंडमेंट्स आर डिस्पोज द बिल इज़ फाइनली पास्ड इन द हाउस वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके बाद क्या होता है, तो जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अमेंडमेंट्स अगर कुछ इसमें करनी है तो वो सारा हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो ये हाउस है, इसमें जो जिसमें इंट्रोड्यूस की थी बिल, इसमें पास हो गई, और जो स्पीकर यहाँ पे होंगे वो बोल देंगे कि हाँ ये बिल इस हाउस में तो पास हो गई है। देयरफॉर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस फॉर इट्स कंसिडरेशन। उसके बाद दूसरा जो हाउस है वो आपका राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, वहाँ पे फिर भेज दी जाती है। अब क्या होता है इसके बाद, व्हेन द बिल कम्स अप फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर हाउस इट हैज़ टू अंडरगो ऑल द स्टेजेस विच इट हैज़ अंडरगोन इन द हाउस वे इट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो दूसरा हाउस में, ये दूसरे हाउस में बिल आ गई ना, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो गया जो पहले हाउस में हुआ था ना, कि पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर बातचीत हुई, फिर जो वहाँ की कमेटी अगर लगा कि प्रॉब्लम है उसको दिया, फिर वो अपना रिपोर्ट बनाएंगे, इनको दे देंगे, तो उसके साथ फिर सारी चीज़ें इसमें ओपिनियंस वगैरह देखे जाएंगे, तो उसके बेसिस पे या सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कुछ नया नहीं होगा, सेम वही होगा पहले स्टेज पे। देर आर 3 ऑप्शंस बिफोर दिस हाउस। अब वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे उस हाउस के पास 4 ऑप्शंस थे, अब इस हाउस के पास 3 ऑप्शन होंगे। ये कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है, कोई बिल राज्यसभा में पहले की जाती है, कोई लोकसभा में पहले की जाती है ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे इसके पास। फर्स्ट, इट मे फाइनली पास द बिल एज सेंट बाय द ऑरिजिनेटिंग हाउस। पहला यही कर सकती है सीधे से कि बिल को पास कर दे, जो कि पहले हाउस ने किया है, पहले ने भेज दिया इसके पास, अब ये भी इसको सीधे पास कर दे और भेज दे, प्रेसिडेंट के पास भेज दे।
अब सेकंड ये हो सकता है कि इट मे रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर और अमेंड इट एंड रिटर्न टू द ऑरिजिनेटिंग हाउस। दूसरा ये कर सकती है कि बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे बिल को, ठीक है, ये बोले कि नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं हो सकता, हम ये बिल नहीं करेंगे पास। या यही कर सकता है कुछ उसमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डालें और फिर वापस से जो पहला हाउस है उसके पास भेजो और बोले कि अगर तुम लोग ये चीज़ें भी इसमें डालते हो तो देन हम फिर सोचेंगे। या तीसरा ये है कि इट मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल एंड इफ़ मोर देन 6 months passes आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल इट इज़ कंसिडर्ड एज रिजेक्शन। तीसरा ये हो सकता है कि ये कोई एक्शन ही ना ले उस पर। तीसरा ये भी इनके पास पावर है कि ये कुछ ना बोले उस बिल पे, और मतलब कुछ बोले ही ना उस बिल पे, वो ऐसे ही पड़ी रहे। और 6 महीने तक अगर वो ऐसे ही पड़ी रही तो जब उसकी मतलब 6 महीने हो जाएंगे उस बिल को, तो उसके बाद ये समझा जाएगा कि वो बिल रिजेक्ट हो गई है। तो ये है आपका। अब है ये मनी और उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी आपकी होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी आपके बिल्स होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका। अब है आपका यहाँ पे द ओरिजिनेटिंग हाउस नाउ कंसिडर्स द रिटर्न बिल इन लाइट ऑफ द अमेंडमेंट्स। इफ इट एक्सेप्ट दिस अमेंडमेंट्स इट सेंड्स अ मैसेज टू द अदर हाउस टू दिस इफेक्ट। अब अगर वो हुआ था ना, तो एक ऑप्शन था उनके पास दूसरा कि वो उसके पास कुछ चीज़ें उस पर अमेंड करके उसको बोलते कि ये चीज़ें हमने डाली हैं इसमें, अगर तुम लोग इसको अमेंड करोगे तो वापस भेज दो। अगर दूसरे हाउस के पास वो बिल आ गई और उनको लगता है कि वो चीज़ें अमेंड कर देते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसमें अगर वो चीज़ें डालेंगे तो डाल सकते हैं, ठीक है, जो दूसरे हाउस ने बोली है। इफ़ इट डज़ नॉट एक्सेप्ट दिस अमेंडमेंट्स देन द बिल इज़ रिटर्न टू द अदर हाउस विद अ मैसेज टू दैट इफेक्ट। अगर वो चीज़ें नहीं मानते हैं, जो पहले हाउस वाले थे ना जहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस किया था, वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ये बातें नहीं मानेंगे, जो हमने बोला है ओरिजिनल है वही रखेंगे, तो फिर वो ये वापस वही चीज़ रख के वापस भेज देंगे दूसरे हाउस के पास। In case both the houses do not come to an agreement, the president convenes a joint setting of the two houses। तो उसके बाद अगर अब दो हाउसेस के बीच में झगड़ा चल रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है ना, तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट बीच में आएगा और वो क्या बोलेगा, वो दोनों हाउसेस में से एक कुछ बंदू को बुलाएगा, जॉइंट सेटिंग बिठाएगा और इस पे बात करेंगे, दोनों हाउसेस के कुछ मेंबर्स होंगे बैठेंगे, वो बात करेंगे इस बिल पे। द डिस्प्यूटेड प्रोविजन इज़ फाइनली अडॉप्टेड और रिजेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ दोज हु आर प्रेजेंटेड एंड वोटिंग। तो उसके बाद जो जिस बात पे इनकी बहस चल रही है, लड़ाई है इन दोनों हाउसेस की, उसको उस पर या तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा या उसको रिजेक्ट किया जाएगा। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट किया जाएगा, ठीक है, वोट होगा सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे, और अगर उसमें आया कि रिजेक्ट करने के लिए वोट आया तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर अपनाने के लिए वोट आया तो अपनाया जाएगा। तो सिंपल है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, ये ईजी सा है, ये आप एक बार समझो ना आपको ये हमेशा याद रह जाएगा। बेस्ट आपको पता है क्या रहेगा, आप क्या करो ये समझने के लिए, आप अगर आपके पास अभी तो फ़ोन है ही, आप लोकसभा या राज्यसभा के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आप देखोगे अभी भी लाइव भी वहाँ पे आई थिंक कुछ टाइम तक लाइव चल रहा होता है, अगर अभी हाउस है सेशन में तो चल रहा होगा, अदरवाइज़ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। 1 घंटे की आप देखो, उसमें आप समझ जाओ कि क्या होता है किसी भी इसमें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ जो पहला प्रोसेस है एक हाउस का तो समझ आ ही जाएगा, फिर दूसरे हाउस में अगर 2 का होगा वो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो कैसे इस पे क्या होता है। अब है आपका अ बिल दैट इज़ फाइनली passed by both the houses is presented with the signature of the speaker to the president for his assent। देखो जो बिल दोनों, अब ये बिल जो थी अगर दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया और इस पे स्पीकर का भी साइन था, उसके बाद जो आपके स्पीकर का इस पे साइन था, और उसके बाद फिर ये क्या किया जाएगा, इसको प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाएगा। दिस इज़ नॉर्मली द लास्ट स्टेज, ये अगर देखोगे आप ये आपका लास्ट स्टेज होता है। इफ़ द प्रेजिडेंट गिव्स द एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड इज़ प्लेस्ड इन द स्टैचू बुक। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर प्रेजिडेंट जो है उन्होंने बोला इस पर साइन कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो बिल है ये लॉ बन गई, ये एक्ट बन गई है, ठीक है, और इसको फिर आपकी जो स्टैचू बुक है उसमें ऐड किया जाएगा, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया जाएगा। इफ़ द प्रेजिडेंट विद होल्ड्स हिज एसेंट देयर इज एन एंड टू द बिल। अगर प्रेजिडेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रेजिडेंट के पास कि वो अपना एसेंट ना दे, तो वो ये भी कर सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि बिल का
खात्मा हो गया। द प्रेजिडेंट में ऑल्सो रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउसेज विथ अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैम टू रिकन्सिडर इट। तो प्रेजिडेंट के पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो वापस से जो है अपने कुछ जो भी मैसेज अपनी कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है जो हाउसेज है उनको कि ये बिल जो है आप वापस से इस पर थोड़ी बात देखो, इसको रिकन्सिडर करो। कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो उनको बोल सकते हैं आप वापस इस पर देखो, आपको नहीं लगता ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी कर सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं। इफ़ हाउ एवर द हाउसेज पास द बिल अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड द बिल इज प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट फॉर द सेकेंड टाइम, द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू विद होल्ड दिस असेंट। लेकिन अगर अब प्रेसिडेंट ने तो भेज दिया उधर, पहला उसके पास ऑप्शन था कि वो ख़त्म ही कर दे उसको, वो था, अगर वो होता तो ख़त्म हो जाता, ठीक है, वहीं पे। अब दूसरा था कि वो उनको बोलता कि आप वापस से रिकन्सिडर इसको करो, वापस से इस पर बातचीत करो, इन चीज़ों को देखो। अगर उसके लिए भेजा था ना प्रेसिडेंट ने, तो अगर उनको हाउस को लगता है कि नहीं नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, इसमें सब ठीक है, तो अगर उस टाइम पे वापस हाउस ने भेज दिया ना इसके पास, प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होगा और प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इस पर, तो वो अपना साइन नहीं रोक सकते, ठीक है। दस लॉ मेकिंग इज़ अ लॉन्ग cumbersome and time consuming process. It becomes difficult to pass a bill within a short time. Proper drafting of the bill saves time and skillful soliciting of opposition support makes the task easier. देखो जो अब लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है ये आपको समझ आ गया कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थकाने वाला प्रोसेस है ना। तो कोई भी बिल जो है उसको लॉ बनने में कोई छोटा सा टाइम नहीं लगता है, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये है आपका, ये वहीं पे है कि अगर हमारे समझदार वहाँ पे नेता वगैरह बैठे होंगे जो मतलब जिनको पता होगा कि क्या बात करें क्या नहीं करें, उससे क्या हो जाएगा, अच्छे से वो हमारे जो लॉ है अच्छे से बन सकते हैं। और जो अपोजिशन भी होगी वो भी सही के ऊपर चलेगी। ये नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है अपोजिशन मतलब ये भी कर देती है, कोई अच्छा भी लॉ आने वाला होता है उसको भी वो अपनी दुश्मनी की वजह से नहीं बनने देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहीं पे अगर अच्छा अपोजिशन भी होगा और अच्छे जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो भी अच्छे होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम, समझदार लोग होंगे तो हमारा जो इसका जो